हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में ही बताया था कि रीस्टार्ट सीरीज में सबसे पहले हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आज ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। तो ज्योग्राफी में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, कहाँ से आया ये। तो ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से ड्राइव हुआ है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। यानी ज्योग्राफी में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, स्टडी ऑफ अर्थ करने वाले हैं। इस ज्योग्राफिया वर्ड को सबसे पहले एरिस्टोथेनीज नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है, हमबोल्ट को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है, हमबोल्ट को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बीसीएस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका आंसर होगा एग्ज़ाम पास करने के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो बात तो सही है, एग्ज़ाम पास करने के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ यूज है। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी। फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोयले की खदान है, कहीं पे सोने की खान है, कहीं पे पेट्रोल पाया जा रहा है, तो इस चीज़ की जानकारी हमें कैसे मिलती है। इसमें हमें ज्योग्राफी की हेल्प लेनी पड़ती है। नहीं तो मालूम चला कि हम जानते हैं पेट्रोल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो हम कहीं पे खुदाई चालू कर देंगे, मालूम चला फिर टाइम भी गया और पैसा भी गया। तो इस चीज़ के लिए हमें ज्योग्राफी की नॉलेज होना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन एडेप्टेशन। अब जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए पोलर रीजन में रहने के लिए, तो वहाँ रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। ना वहाँ पानी होती है, ना वहाँ बारिश होता है, ना किसी तरह का पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस रीजन में। तो वहाँ रह पाना पॉसिबल नहीं है। लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे का मैदान जो होता है उपजाऊ होता है, सबसे पहला बात। उसके आसपास पानी रहता है, तो पानी की भी सुविधा रहती है। फिर इससे ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। तो ज़्यादातर लोग किसके किनारे बसते हैं, नदियों के किनारे। तो इसी के लिए भी ज्योग्राफी का नॉलेज होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मानव पर्यावरण अंतरक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट ही रहता है, न ज़्यादा ठंडी पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति जब अगर बिहार आ रहा होगा, अगर उसे ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होगी, तो ठंड में वो या यहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है टू नो अबाउट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए भी ज्योग्राफी की मदद ली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स की। क्या है यूनिवर्स? यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड, ये है क्या? तो वह सारी विजुअल और इनविजुअल चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो एग्जिस्टेंस में है, जो अस्तित्व में है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो विजुअल चीज़ों क्या हो गया, विजुअल में आ गया मैटर और इनविजुअल में आ गया एनर्जी यानी ऊर्जा। तो यूनिवर्स किस चीज़ से बना है?
ऑल मैटर एंड ऑल एनर्जी विच इज इन एग्जिस्टेंस। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स की, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले टोलेमी आए 143 AD में। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। इसमें समझते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी है क्या। तो जियो का मतलब आप जानते हैं कि अर्थ होता है, सेंट्रिक का मतलब होता है इन द सेंटर, यानी अर्थ जो है इस यूनिवर्स के सेंटर में है और सारे खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, सारे हेवनली बॉडीज इसके ओर चक्कर काटते हैं। अब हेवनली बॉडीज क्या होता है, तो वे सारी चीज़ें जो अर्थ से ऊपर स्पेस में रहती है उसे ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो टोलेमी ने क्या स्टेटमेंट दिया, एक बार उसे भी देख लेते हैं। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है। टोलेमी के करीब 1500 वर्ष के बाद कोपरनिकस आए। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। हेलियो का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, हेलियो का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, सेंट्रिक का मतलब होता है इन द सेंटर। यानी इन्होंने ये कहा कि नॉट अर्थ, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी पृथ्वी नहीं, सूर्य है इस यूनिवर्स के सेंटर में, सूर्य है इस ब्रह्मांड के केंद्र में। ठीक है। उसके बाद केपलर आए। इन्होंने एक अलग बात कही। इन्होंने ये कहा सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सूर्य जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद विलियम हर्शेल आए। कौन आए? विलियम हर्शेल। इन्होंने ये कहा कि आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम कॉल्ड गैलेक्सी, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम जो है एक बड़े सिस्टम का पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कई सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं और कई सारे गैलेक्सी मिलके इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और इस यूनिवर्स की लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है। इसके बाद आए एडविन पी हबल। इन्होंने ये कहा कि हमारा ब्रह्मांड जो है ना लगातार फैल रहा है, यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड। इन्होंने ये इस आधार पर कहा कि आप डॉपलर इफेक्ट में आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ाया जाएगा। डॉपलर इफेक्ट में एक रेड शिफ्ट थ्योरी आती है, इसी के आधार पर इन्होंने ये कहा कि आवर यूनिवर्स इज रैपिडली एक्सपैंड, यानी हमारा ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। अब क्या है डॉपलर इफेक्ट, क्या है रेड शिफ्ट थ्योरी, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।